Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी का पार्ट 9 स्वतंत्रता की ओर शुरू करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर आप देखेंगे तो एक वीडियो में आई थिंक पठन और क्वेश्चन आंसर्स हो नहीं पाएंगे, इसलिए दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया इस चैप्टर में। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, समझेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। और जैसा आप जानते हैं हम पहले वर्ड मीनिंग से ही शुरू करते हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने से पहले उन शब्दों के मतलब पता हो, ताकि जब वो यूज़ हो आपके चैप्टर में तो आपको मीनिंग और क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले रीडिंग करेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वर्कशीट की फॉर्म में, और उसके बाद जैसा आप जानते हैं आपका एक टेस्ट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो शब्द अर्थ की अगर बात करें, सबसे पहला शब्द है आपका अक्लमंद। अक्लमंद मतलब होता है होशियार या फिर बुद्धिमान। सब कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अक्लमंद मतलब जिसमें मंद कम अकल हो, ऐसा नहीं है। अक्लमंद मतलब होशियार होता है। बुद्धू ये तो आपको पता है, बेवकूफ़, मूर्ख। उतावला होना मतलब बहुत एक्साइटेड होना, धैर्य खो देना, धीरज खो देना, पेशेंस ना रहना। खिलाफ, विरोध, अगेंस्ट होना किसी के। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए किसी चीज़ की, सच के लिए आग्रह करना। मनाही, मना कर देना यानी कि रोक देना। ठुकरा देना, अवज्ञा करना, इनकार कर देना। हिम्मत, साहस, ताकत, शक्ति या फिर बल। उसके बाद अगला शब्द है आपका स्वतंत्रता। आप स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, पाठ का नाम भी स्वतंत्रता की ओर है, स्वतंत्रता की तरफ। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी की रोक टोक ना होना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना, किसी भी कार्य में कोई दूसरा देश दखल अंदाजी नहीं करेगा, हम अपने देश में अपने हिसाब से रहेंगे, उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र होना। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जैसे मैंने कहा सही बात मनवाने के लिए कोई जिद करना, उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। खादी, खादी बोलते हैं चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। घर पे जो आप कपड़ा बनाते हैं, आजकल तो आपने नहीं देखा होगा, पहले लोग बहुत बनाते थे। चरखा किसे कहते हैं? सूत या धागे काटने का लकड़ी का एक उपकरण। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पार्ट में हम आपको दिखा भी देंगे। चरखा एक सर्कल होता है ऐसे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं जिनसे कि आप जो सूत है उसको काटते हैं। बुद्धू, बुद्धू कहते हैं मूर्ख को, उतावला होना, धीरज खो बैठना। खिलाफ, किसी के विरोध होना। मनाही, रोक, ठुकरा देना, मानने से इनकार कर देना। हिम्मत, साहस, ताकत, शक्ति। ओके, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। पार्ट 9 क्लास 4 स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब प्लानिंग। तो धनी जानता था, किसी बच्चे का नाम, किसी आदमी का नाम होगा, कि कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है आश्रम में, पर उसे कोई कुछ न बताता। लेकिन उसे कोई नहीं बता रहा था कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आश्रम में। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ। कई बार होता है ना, घर में कोई लोग फंक्शन करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो बच्चों को बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। धनी के साथ भी वही हो रहा है। तो धनी को ये लगता है कोई मुझे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ़ हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन वो अपने मन ही मन में बड़बड़ाना यानी कि धीरे धीरे बोलना, अपने आप से कहना कोई बात। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपके एमसीक्यू के बन सकते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो वहीं पर उनके आश्रम में उनके माता पिता रहा करते थे, धनी के, जहाँ पूरे भारत से लोग आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। बहुत लोग लड़े हैं, आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखे पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। सब लोग कुछ अपना काम करते थे, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। कोई खाना बनाता था, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए कोई और रखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा आजकल लोग नौकर रख लेते हैं। ऐसा गांधी जी के आश्रम में नहीं था। आप रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना पड़ेगा। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी, अब बिन्नी कौन थी जिसकी देखभाल धनी करता था? आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। तो धनी ने बिन्नी को अपना दोस्त बना लिया था, इसलिए उसे वो काम पसंद था। देखिए चरखे की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था आपको दिखा देंगे। ये होता था चरखा, इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप
जो सूत है उसको काटते थे। सूत काटना मतलब जैसे आपका कॉटन है, रुई है, उसको पतले पतले धागों में बुनना, फिर धागे को जोड़ के कपड़ा बनाना। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था, बकरी से। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी से को बता रहा है। बिन्नी तो बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी बात किसी को आप कह देते हैं। कई बार आपने देखा अगर लोग पेट डॉग्स रखते हैं, उनसे बातें करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वही अभी धनी कर रहा है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला खाना खाने के लिए। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा फूंकना मतलब आग जला रही थी चूल्हे में, और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा मतलब जर्नी, जैसे आप कहीं जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, किसी दूसरी जगह जब जाते हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। फिर पूछा कि यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? तो माँ ने बताया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, मुझे पहले खाना पकाने दो। एक तो लेडीज़ खाना बनाती है, जब धुआं हो जाए तो थोड़ा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऊपर से धनी ऐसे सवाल पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हैं और ये सब। तो उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, कहीं समुद्र के पास जा रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, जाओ अब तुम। ये देखिए आपको एक पिक्चर और दिखाई हुई है, ये गांधी जी हैं और ये कुछ लोग हैं उनके साथ जो कि यात्रा पर जा रहे हैं समुद्र के पास। क्यों जा रहे हैं वो अब हम लोग जानेंगे। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल पड़ा, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो उसने पूछा, बिंदा चाचा? धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगे। माँ ने तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी, यात्रा पे जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, क्या करेंगे वहां जाकर। एक एक लोगों से जाके वो पूछता है। तो पहले बिंदा चाचा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप भी जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ ले, कौन, कहाँ और क्या करने जा रहे हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है, पहले इसको बांधो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से उसको बांध दिया। पर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। दांडी एक जगह है समुद्र के पास, वो सब वहां जाएंगे पैदल चलते हुए, किसी ट्रेन पर या किसी सवारी पर नहीं। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। ओ गॉड, 1 महीने तक लगभग वो चलते ही रहेंगे, गांव शहरों से होते हुए लोगों को इकट्ठा करते हुए। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है। अब वो पूछता है नमक बनाने क्यों जा रहे हैं, दुकान से ही खरीद लो। तो बिंदा कहता है पता है मुझे। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। जब किसी चीज़ का वो विरोध करते हैं, किसी के अगेंस्ट होते हैं, कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, तब वो क्या करते हैं, कोई या तो यात्रा पर चले जाते हैं या जुलूस निकालते हैं। तो ज़रूर कुछ बात होगी, इसलिए वो सबके साथ नमक बनाने जा रहे हैं। तो धनी कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। ब्रिटिश अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी सरकार जो थी, जो हमारे ऊपर उस टाइम राज करते थे, जब हम गुलाम थे उनके, तो उनके खिलाफ सत्याग्रह मतलब सही काम के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए जुलूस निकालते थे। जिससे कि जुलूस मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होके जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। नमक क्यों बनाना, दुकान से ले लो। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है। अब कर यहाँ पर अब आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कर मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स से क्या करता है, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, आपकी एक पेन आता है 10 रुपये का, मैं उस पर टैक्स लगा दूं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे 2 रुपये, तो अब आपको उस पेन के लिए 12 रुपये देने पड़ेंगे। 2 रुपये उसमें से गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। नमक आप जानते हैं समुद्र, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहूँगी।
आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा समुद्र है, बहुत ज़्यादा पानी है, तो नमक पर टैक्स क्यों देना? जैसे कि हवा फ्री है, पानी फ्री है, ऐसे ही नमक भी टैक्स फ्री होना चाहिए। अब कल को आप कहने लगे आप हवा में सांस लेते हैं तो उसका हमें टैक्स दो, आप पानी पीते हैं तो उसका हमें टैक्स दो। अरे ये चीज़ तो नेचर ने, प्रकृति ने हमें फ्री में दी है, मुफ्त में दी है, तो आप सरकार इस चीज़ के लिए टैक्स नहीं ले सकती। तो इसका विरोध उस समय गांधी जी कर रहे थे। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। धनी ने सोचा कि ये तो गलत बात है, कर क्यों देना हमें नमक पर। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, लोग नमक अपने आप बना भी नहीं सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। मतलब जो कानून था, सॉल्ट लॉ, नमक कानून जिसे कहते थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको तोड़ूंगा। ओके, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए, आप ये कानून नहीं बना सकते, हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, गांव गांव से जाएंगे लोग, इकट्ठा होंगे, खबर फैल जाएगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। दूसरे देश के लोग भी जानेंगे। 1 महीने तक कोई आदमी पैदल चल के नमक बनाने गया, अपने नमक पे आप कानून जो है वो कर लगा रहे हैं कानून बनाकर, तो ये ब्रिटिश सरकार की पूरे विश्व में एक उनके लिए एक शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमक गई। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने लगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो अब वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे? तो धनी कहता है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। पिताजी कहते हैं, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो जैसे बच्चे सोचते हैं कि हम जो बड़े लोग हैं उनसे तेज दौड़ सकते हैं, तो वो भी ये कहते हैं मैं आपसे तेज दौड़ लूंगा, इसलिए मैं ज़रूर जाऊंगा। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। धीरज मतलब बहुत आराम से, पेशेंस से। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है, जिनको गांधी जी ने कहा है, चुना है, सेलेक्ट किया, सिर्फ वही जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। वो गांधी जी से बात करने जाएगा। गांधी जी बड़े व्यस्त थे, बहुत बिजी थे, इतनी प्लानिंग करनी है, 1 महीने की यात्रा पर जाना है, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे, तो धनी ने सोचा मैं तभी उनसे बात करूंगा, क्योंकि तब वो अकेले होते हैं। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में, गौशाला होती है जहाँ पर गायें रहती है, गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। तो धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अपनी बकरी को भी साथ ले रखा था उसने, कहीं कोई ये ना पूछे कि तुम कर क्या रहे हो, तो मैं बकरी को चरा रहा हूँ। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। गांधी जी ने ज़रूर नोटिस कर लिया होगा कि मेरे पीछे ही है तब से, तो वो उसको बुलाते हैं धनी को। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू, धनी आंसर करता है। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छा। गांधी जी ने सर हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब काम की बात पे आओ, क्यों, तुम क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मेरे पीछे पीछे तुम घूम रहे हो? कुछ बात करनी है? तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। धनी थोड़ा सा घबराया हुआ था कि कैसे मैं कहूँ, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने अपनी बात कह डाली। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है,
सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे जो कि इतनी लंबी यात्रा कर सके। बच्चे दौड़ते भले ही तेज हो, लेकिन आपने देखा होगा थोड़ी दूर बाद थक जाते हैं वो। पर आप तो नौजवान नहीं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे, लेकिन आप तो नौजवान नहीं हो, आप तो बूढ़े हो गए, आप भी तो थक जाओगे। तो गांधी जी कहते हैं मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अब उसने कहा कि नहीं, मुझे लेके ही जाना पड़ेगा आपको, मैं भी आपकी तरह छोटा, जैसे आप बूढ़े हैं, भले ही मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं भी अच्छे से चल सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक बात है, कुछ गांधी जी कहते हैं कि ये तो ठीक बात है, मगर कि तुम भी चल सकते हो, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी कोई और बहाना बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि बच्चे कह तो देते हैं, लेकिन बाद में वो परेशान हो जाएगा, सीधा मना भी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बकरी की कौन देखभाल करेगा, और जब मैं वापस आऊँगा मुझे दूध चाहिए होगा, क्योंकि मैं बहुत थक जाऊँगा, तो तुम यहीं रहो, इसी की देखभाल करो। देखते हैं मानता है या नहीं धनी। तो धनी कहता है ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो मान लेता है कि हाँ, बिन्नी को फिर खाना कोई खिला नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, तो फिर तुम यहीं रहना और इसकी देखभाल करना। तो जी हाँ करूँगा, धनी बोला। धनी कहता है बिल्कुल, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने ये लिखी है, और इसको ट्रांसलेट किया है मनीषा चौधरी ने। इंग्लिश में लिखी गई थी, इसलिए ट्रांसलेशन किया हुआ है आपकी हिंदी की बुक में देने के लिए। सो ये आपका पार्ट था। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी हम इसके प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी के और उसके बाद आपकी क्विज करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।